नमस्कार, खबर इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। खबरों का रुख करेंगे। 3 कृषि कानून को रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बावजूद किसानों का विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। इधर सुप्रीम कोर्ट के जरिए गठित विशेषज्ञों की समिति आज कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से कई अहम जानकारियां सामने आ सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट शीर्ष कोर्ट को सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी के 23 नवंबर को होने वाले कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ सम्मेलन और पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर आएंगे। वहीं इसके लिए बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार दोनों नेता लखनऊ से अमौसी एयरपोर्ट से चलकर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर को कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जल्द ही ग्राम प्रधानों के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाली है, जिसमें राज्य के 58,189 ग्राम प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ने वाले हैं। इसके तहत प्रधान ज्यादा आसानी से गांव के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। इसके अलावा इनमें ग्राम प्रधानों और पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन भी किया जाएगा। इसके साथ ही जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिए जाने, आर्किटेक्ट फर्मों से विकास कार्य करवाने की छूट जैसे कई अधिकार भी दिए जाएंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाली 5 दिसंबर को लखनऊ में ग्राम प्रधान सम्मेलन में इसका ऐलान कर सकते हैं। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाएगा। साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षा जनवरी के पहले हफ्ते में ही रखी जाएगी। बता दें कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए करीब 55 लाख से ज्यादा और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। प्रदेश में 2018 से बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में आयोजित कराई जा रही है। पठानकोट में सैन्य कैंप के बाहर हुए ग्रेनेड हमले के बाद कठुआ से लेकर जम्मू तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब से जम्मू आने जाने वाली गाड़ियों की भी जांच की जा रही है। सोमवार देर रात तक पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर गाड़ियों और यात्रियों के सामानों की तलाशी ली। बता दें कि खासकर कुंजवानी पुरमंडल मोड़ से जम्मू प्रवेश करने वालों की तलाशी के लिए विशेष रूप से अभियान चलाया गया। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद पंजाब भर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, गुरदासपुर के साथ कई प्रमुख शहरों में सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंगलवार को जालंधर बॉर्डर जोन की बैठक बुलाई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साथ खुफिया विभाग से मिले इनपुट को लेकर सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो चुकी है और 10 लोग अभी भी लापता है। इस बात की जानकारी खुद राज्य सरकार ने दी है। बता दें कि सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों में से हर एक परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को पशुधन की मृत्यु के मामले में 30,000 रुपए और भेड़ और बकरी के मामले में 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं 19 जगहों पर बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 8 और एसडीआरएफ की 8 टीमों को 2 हेलीकॉप्टरों के साथ लगाया गया। वहीं एसपीएस नेल्लौर जिले के पादुगुपाडु के पास क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद विजयवाड़ा चेन्नई खंड में एक रेलवे लाइन को सोमवार को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कई हिस्सों में पानी भर चुका है। कई झीलों के उफान पर होने से येलाहंका और महादेवपुरम के निचले इलाके और अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी तक घुस चुका है। ये रविवार को हुए झमाझम बारिश का ही नतीजा है। साथ ही केंद्र की 2 टीमों ने तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन भी किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि बारिश और बाढ़ से राज्य के विभिन्न हिस्सों में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे।
वहीं दिल्ली में तेज धूप की वजह से तेज हवाओं में ठिठुरन के एहसास कम हो चुका है। दिल्ली में 22 दिनों बाद 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चली, लेकिन इससे सर्दी का एहसास नहीं हुआ। इसी बीच अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। बता दें कि सोमवार को अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे कम अधिकतम तापमान जाफरपुर में 10.2 डिग्री सेल्सियस और लोधी रोड केंद्र पर 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने सोमवार से मंगलवार को ठंडी हवाएं चलने की आशंका भी जताई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में सीजन की पहली शीतलहर देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की संभावना को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग शीतलहर की घोषणा तब करता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है या 2 दिनों के लिए सामान्य से 4.5 डिग्री भी कम हो जाता है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम होने पर भी शीतलहर की घोषणा कर दी जाती है। बता दें कि दिल्ली में 17 नवंबर को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री और रविवार को 9.8 डिग्री तक गिर गया। दोनों दिनों में तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। आर.के. जीनामणि से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है, लेकिन शीतलहर की संभावना नहीं है। हरियाणा परिवहन विभाग 500 नई बसें खरीदेगा। हाल ही में 809 रोडवेज बस खरीदी जा चुकी है। साथ ही कर्मचारियों को 3 साल का बोनस भी दिया जाएगा। 1 साल की बोनस की फाइल वित्त विभाग के पास है, वहीं 2 साल का और बोनस देने की फाइल जल्द मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोमवार को रोडवेज यूनियनों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार।